हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रतीक मोदी। आज हम बात करने वाले हैं G20 के ऊपर। आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर भारत में G20 की एक बैठक हुई थी, जो कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल पर्सनैलिटीज जो हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी मीटिंग होती है। इस साल करंट में अभी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 की समिट चल रही है, तो इट इज इन न्यूज रिसेंटली। अब G20 के बारे में हम बात करते हैं। भारत की पिछले साल अध्यक्षता थी, उससे भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, भारत ने उसमें कैसे कंट्रीब्यूट किया, और सबसे पहले G20 होता क्या है। सो लेट्स बिगिन। सो G20 की बात करें तो ये एक प्रीमियर इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, जिसमें दुनिया भर के महत्वपूर्ण इकोनॉमीज इसका पार्ट है ना। अब कौन कौन इसके पार्ट हैं, तो इसमें टोटल अभी 19 देश हैं, 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन और साथ में अफ्रीकन यूनियन। ये याद रखिए, अफ्रीकन यूनियन जो है इट वाज एडेड इन 2023 ओनली, और इसमें भारत का महत्वपूर्ण योगदान है। दिल्ली समिट में, जो भारत में न्यू दिल्ली में समिट हुई लास्ट ईयर, भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाया गया। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। 1999 में बनी ये बॉडी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बॉडी में से एक मानी जाती है अभी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो दुनिया भर की ग्लोबल जीडीपी का 85% G20 रिप्रेजेंट करता है, 75% ग्लोबल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता है, और दुनिया की 2/3 आबादी G20 देश के जो मेंबर कंट्रीज हैं या यूनियंस हैं उन्हीं में रहती है। अब इसकी मेंबरशिप के बारे में बात करा हमने, तो इसमें टोटल 19 कंट्री और 2 यूनियन है, यू एंड अफ्रीकन यूनियन। ओके, अब इसमें कौन कौन से देश हैं तो उनकी बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, यूएसए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, कनाडा, फ्रांस, जापान, यूके, यूएसए, इटली और फ्रांस जैसे देश इसके सदस्य हैं। G20 का स्ट्रक्चर जो है, इसकी बात करें तो इसमें हर साल एनुअल समिट होती है और इसकी प्रेसिडेंसी रोटेटिंग होती है। रोटेटिंग प्रेसिडेंसी का मतलब होता है कि अलग अलग देश इसकी अध्यक्षता करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया वाज इट्स प्रेसिडेंट इन 2023। अब 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी थी, और ब्राजील में इस साल समिट हो रही है। अब ब्राजील में जो अभी समिट हो रही है, ब्राजील इसकी अध्यक्षता अगली कंट्री को सौंप देगा, है ना। लेकिन इसकी मीटिंग से एक साल पहले तक साल भर कई सारी मीटिंग्स चलती हैं अलग अलग स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स पर। आप लोगों को ध्यान हो तो भारत में 2023 में सितंबर में जब समिट हुई, उससे पहले साल भर G20 की कई सारी समिट हुई, देश के अलग अलग शहरों में G20 की कई सारी समिट हुई। करंट प्रेसिडेंट इज ब्राजील एंड समिट इज करेंटली ऑनगोइंग। सो द समिट इज शेड्यूल्ड फॉर November 18 and 19 इन रियो डी जेनेरियो। अब दोस्तों बात करें G20 की, तो दुनिया में कई सारी कंट्रीज के ऐसे मल्टीलेटरल ग्रुप्स हैं, जिनमें G7 भी एक है। अब G7 के साथ क्या समस्या है, G7 एक क्लोज्ड ग्रुपिंग है जिसके मेंबर्स हैं यूएसए और कनाडा। फिर यूरोप से बात करें तो फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली, एंड एशिया से बात करें तो जापान। ओके, तो ये 7 इलीट कंट्रीज का ग्रुप हुआ करता था G7, जो सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिया करता था। लेकिन जब 1998 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया एंड G7 फेल्ड टू प्रोवाइड लीडरशिप, साथ ही साथ G7 का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस समय के साथ डिक्लाइन हो रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद G7 कंट्रीज दुनिया की सबसे पावरफुल और रिच कंट्रीज थी। हालांकि बाय द एंड ऑफ 20th century they declined. Okay, their influence was on decline. So a new grouping was मतलब required, जिसका जगह भरा G20 ने। G20 का ज्योग्राफिकल कवरेज G7 से कई गुना ज्यादा है। इसमें एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के देश भी हैं, और बात करें तो अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, जो कि G7 में नहीं है। G7 में मेनली यूरोपियन डोमिनेंस है, वेस्टर्न डोमिनेंस है। G20 का रिप्रेजेंटेशन इज वेरी ब्रॉड, तो उसमें कई डेवलप्ड इकोनॉमीज भी हैं, जैसे भारत हुआ, चीन हुआ, इमर्जिंग इकोनॉमीज भी हैं। ओके, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी भी G20 में देखने को मिलती है। G7 में जहां बात करें तो मेनली डेमोक्रेसीज हैं, G20 में डेमोक्रेसीज भी हैं, मोनार्कीज भी हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है G20 का मेंबर। तो G20 की पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है। साथ ही साथ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो G20 दुनिया की जीडीपी का 85% बनाता है।
जबकि G7 अब समय के साथ डिक्लाइन पे आ चुका है, उसकी इकोनॉमीज जो है अब डिक्लाइन कर रही हैं। अब भारत ने G20 की अध्यक्षता करी थी, जो हमने अभी बात की, तो 2023 में हमारे पास अध्यक्षता थी, तो उसके क्या अचीवमेंट्स क्या रहे। तो सबसे पहले न्यू दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन हुआ, इसमें सभी मेंबर्स के बीच में देयर वाज अ कंसेंसस। अब कंसेंसस होना इतनी बड़ी बात क्यों है, तो आप लोगों ने देखा होगा जब घर में 4 लोगों में कंसेंसस बैठाना कई बार मुश्किल होता है, तो दुनिया के जो 21 सबसे पावरफुल लोग हैं उनके उन कंट्री वो अपने अपने देशों को, यूनियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बीच में कंसेंसस बनाना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर होती है। लेकिन भारत में इंडियन डिप्लोमेसी, इंडियन डिप्लोमेट्स ने, डॉक्टर एस जयशंकर हो, नरेंद्र मोदी हो हमारे प्रधानमंत्री, उनकी लीडरशिप में इंडिया सक्सीडेड इन मतलब कन्विंसिंग देम फॉर अ कंसेंसस, है ना। सभी मेंबर्स में कंसेंसस बैठा, इसको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बोला गया। उस समय पर देयर वाज अ टेंशन गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, सो वेस्ट और रशिया के बीच में भी टेंशन थी। वहीं देयर वाज इजराइल एंड पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट ऑनगोइंग, बट डिक्लेरेशन हुआ। दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन क्योंकि अफ्रीका इज अ ब्लैक कॉन्टिनेंट, दुनिया के सबसे पिछड़े कॉन्टिनेंट्स में से एक है, और पॉलिटिकली दे आर साइडलाइंड। भारत ने एज मतलब ग्लोबल साउथ को एक लीडरशिप प्रोवाइड करते हुए, ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे लिए डिप्लोमेटिकली एक बहुत ही बड़ी विन थी कि हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 में ऐड करवा दिया, मेंबरशिप मिली भारत के प्रयासों से। ओके, तो इसको परमानेंट मेंबरशिप मिली अफ्रीका को, किसी एक देश को नहीं बल्कि अफ्रीकन यूनियन को। अफ्रीकन यूनियन क्या है इसके बारे में बात करेंगे अलग वीडियो में। तो इससे G20 का ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन वाकई में ग्लोबल हुआ, है ना। साथ ही साथ इंडिया की प्रेसिडेंसी में इंडिया ने स्पेशल फोकस रखा ग्लोबल साउथ के ऊपर, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज चाहे इटली हो चाहे जर्मनी हो, जब वो G20 की समिट होती है तो दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर ओन एजेंडाज। जो डेवलप्ड वर्ल्ड के हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड के एजेंडा डेवलपिंग वर्ल्ड से अलग होते हैं। ओके, और भारत ने प्रयास किया कि G20 की अध्यक्षता मिली है तो वो डेवलपिंग वर्ल्ड का जो रिप्रेजेंटेशन है ग्लोबल गवर्नेंस में उसको इंश्योर करें। साथ ही साथ यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर देयर वाज अ कंसेंसस, और ये जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटीज को, चाहे रशिया की हो, क्योंकि इंडिया के रशिया से भी अच्छे रिलेशंस हैं, साथ ही साथ इंडिया के वेस्टर्न कंट्रीज से भी काफी अच्छे रिलेशंस हैं, तो इंडिया सक्सीडेड इन क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी की कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स क्या थी, तो सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वसुधैव कुटुंबकम। हमारे जो वेद हैं उनसे ये स्टेटमेंट लिया गया है, वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसके लिए बात की गई है, ये नारा दिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ भारत ने ये संदेश भी दिया, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए बोला गया। भारत के जो लोगों का जीवन शैली है वो हमेशा ही पर्यावरण के अनुकूल रहा है, उसी को प्रमोट करने के लिए भारत ने दुनिया के लिए मैसेज दिया। साथ में लाइफ इनिशिएटिव जो है, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इसमें लॉन्च किया गया। इंडिया ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे हमारा आधार हो चाहे हमारा जो डीबीटी मॉडल हो, उसको गवर्नेंस के लिए एक मॉडल की तरह रखा। साथ ही साथ क्लाइमेट एक्शन हमने फाइनेंसिंग और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भी पुश किया। इसी के साथ भारत ने वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स के लिए भी आवाज उठाई इसमें। अब भारत के लिए G20 की सिग्निफिकेंस की बात करें अगर, तो ये भारत को ग्लोबल लीडरशिप के लिए एक मौका देता है। ये भारत को, जो हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, उधर पहुंचने के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार करता है। ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को एडवांस करता है। अगर भारत ग्लोबल साउथ के इश्यूज उठाता है तो भारत यहाँ पर उनको नेतृत्व कर रहा है ना। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। साथ में हमें जियोपॉलिटिकल लेवरेज देता है, जो इसमें हम मेजर इकोनॉमीज के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जो हमारी बढ़ती हुई उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है और हमारी एक ग्लोबल इमेज के लिए भी अच्छा है। हालांकि अभी के समय में बात करें तो कई सारे चैलेंजेस G20 फेस कर रहा है, जिसमें यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है। साथ ही साथ ट्रम्प के जीतने के बाद देयर आर फ्यू अनसर्टेनिटीज अबाउट नेटो एंड अदर कॉन्फ्लिक्ट्स। इकोनॉमिक स्लोडाउन का समस्या अभी चल रहा है, इन्फ्लेशन है, एनर्जी क्राइसिस है, ट्रेड डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, और जो अभी चाइना और USA के बीच में और बढ़ने की आशंका है। इसी के साथ क्लाइमेट चेंज, अभी नवंबर में अगर दुनिया भर में इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ रही है, दिखाते क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव हमें फेस करने को पड़ रहे हैं।
सो दीज आर फ्यू चैलेंजेस फॉर G20 इन 2020। अब इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो हमें डोमेस्टिक पॉलिसी रिफॉर्म्स करने रहेंगे, है ना, और साथ में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। भारत ने जब G20 की अध्यक्षता करी तो हमारे यहाँ पर कई सारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा भी मिला था, इससे हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग है वो भी इंप्रूव हुई। ओके, सो आई होप हमने G20 के ऊपर बात करी, इससे आपको G20 के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, आपको आइडिया लगेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, थैंक यू।